नमस्ते साथियों। आज हम लोग हिंदी की बहुचर्चित लेखिका, लोकप्रिय लेखिका और भारत के सभी ज्वलंत मुद्दों पर लिखने वाली, उसको साहित्यिक रूप प्रदान करने वाली लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव जी के साथ हैं। और मैम, आपका बहुत स्वागत है मानस धन्यवाद। पत्रिका और प्रलेख प्रकाशन के संयुक्त रूप से जो ये साक्षात्कार प्रायोजित है इसमें। आज हम लोग जिस एक रचना पे बात करने वाले हैं वो है मैम की अद्यतन रचना राइडिंग द टाइगर, एक शोध छात्र की डायरी, जो आप लोग देख सकते हैं। ये है इसका कवर पृष्ठ भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही संदेश है वाहक है ना, बहुत कुछ आप कवर पे से ही पता चल जाएगा। तो आज हम लोग इस रचना को लेकर बातचीत करने वाले हैं और आप सबको ये सूचना के रूप में बता दूं कि आने वाला जो 2 तारीख है यानी 2 दिसंबर को मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में इस उपन्यास का लोकार्पण होना है, जिसमें भारत के तमाम बड़े ख्याति प्राप्त अतिथिगण आएंगे। बीएचयू के कुलपति महोदय से लेकर के अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से लेकर अन्य विद्वान भी इसमें शामिल होंगे। तो जो लोग आप देख रहे हैं 2 तारीख 2 दिसंबर 2025 से पहले आप इस साक्षात्कार को देख पा रहे हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये उपन्यास जो है मूलतः छात्रों को लेकर केंद्रित है, शोध छात्रों को लेकर के है, जिसमें तमाम शोध छात्रों की जो समस्या है उसको भी उठाया गया है। बेरोजगारी का प्रश्न है। अभी हम लोग मैम से बात करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से वो चीजें निकल के आएंगी। तो मैम, सीधे हम लोग चलते हैं। वैसे मैं उससे पहले 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा। वो ये कि मैम के रचना संसार जो आप पूरे देख सकते हैं, लगभग 5 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हुई है। और 5 दर्जन किताबों में आप ये देख पाएंगे कि कोई किताब एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ रचनाएं इधर से कुछ रचनाएं उधर से लेकर के लोग किताबों की संख्या बढ़ा देते हैं, सभी अलग अलग विषयों को लेकर के। कोई ताशकंद से संबंधित है, तो कोई जो है किन्नर विमर्श से संबंधित है ना, ट्रांसजेंडर विमर्श से संबंधित, कोई महिला स्त्री विमर्श से संबंधित है ना। तिब्बत को लेकर के इन्होंने जो पहली बार कोई उपन्यास लिखा गया हिंदी, पूरे से हिंदी जगत में, तो वो तिब्बत को लेकर के लिखा गया। तो इस तरह से देखें तो इनका रचना संसार बहुत व्यापक है, जो हमारे पृष्ठभूमि में, हमारे बैकग्राउंड में आप लोग देख भी सकते हैं। लगभग 60 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी है। और सम्मान की बात करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा सम्मान पे बात करने में। राष्ट्रपति सर, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा पिछले साल जो है, पिछले साल संभवतः 2022 में ना, 2022, हाँ 2022 में उनको सम्मानित किया गया। अभी हमारे पास एक पुस्तक है जो पिछले साल प्रकाशित हुई थी, भारत का सांस्कृतिक स्वभाव। इस पुस्तक को भी राजभाषा गौरव सम्मान 2024 प्राप्त है। और इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के राज्यपाल के द्वारा, चाहे भारत के अन्य सरकारों के द्वारा, अन्य जगहों के द्वारा, अन्य भाषा और अकादमिक जगतों के द्वारा लगभग 1 दर्जन से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो उन सम्मान के अगर बहुत बारीकी में जाएंगे तो बहुत समय जाएगा। तो आज हम लोग जिस विषय पे मूलतः बात करने आ रहे हैं, तो हम उस विषय की ओर लौटते हैं। विषय हमारा है राइडिंग द टाइगर, शोध छात्र की डायरी। तो मैम, पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो विषय है जो मूलतः शोध छात्र या फिर छात्रों को लेकर के है, इस उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई? आर्यपुत्र दीपक, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपके भीतर यह जिज्ञासा हुई कि ये उपन्यास आखिर लिखा क्यों गया, और लिखा भी गया है तो आप ही लोगों के ऊपर, आप लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखकर। और कई प्रकाशकों ने प्रकाशित करने की बात कही इस उपन्यास को, लेकिन किसी के लिए बहुत लेंदी लग रहा था तो किसी के लिए बहुत रिस्की लग रहा था। लेकिन जितेंद्र पात्रों ने कहा कि मैं इसे प्रकाशित करूंगा, क्योंकि छात्रों की बात है इसमें, और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने, सामने है पुस्तक, उन्होंने प्रकाशित किया। अब प्रेरणा कहाँ से मिली तो आपको हम बता दें कि पूरे देश के छात्र, पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं लगभग, वहाँ के कुछ ना कुछ छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो,
कर्नाटका की यूनिवर्सिटी, सोलापुर की यूनिवर्सिटी, दक्षिण गुजरात की यूनिवर्सिटी, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय है ना, जम्मू कश्मीर की, वहाँ के तमाम मतलब छात्र कुछ तो हमारे ऊपर हमारे मतलब साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए मेरे संपर्क में है। कुछ उनके संपर्क में है, उनसे चर्चा हुई तो वो लोग भी हमसे संपर्क करके और बातचीत करते हैं। कभी अपनी समस्याएं बताते हैं, कभी कहीं कोई अगर सहयोग की आवश्यकता होती है उसके संबंध में बातचीत होती है। तो बच्चे हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे सब अपने हैं, कहीं से भी मुझे परायापन नहीं लगता। और ये सारे बच्चे जब अपनी समस्याएं बताते हैं तो मेरे वो और करीब हो जाते हैं और अपने हो जाते हैं, और हमें लगता है कि किस तरह से इनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। यह सच है कि छात्रों के सामने, विशेष रूप से जो उच्च शिक्षित छात्र हैं, यानी पीएचडी की डिग्री लेने वाला जो बच्चा है, उसके सामने तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा वर्ग, ये भारत पूरा युवा देश है। 65% लगभग आबादी युवाओं की है, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है। उन युवाओं में भी दो कैटेगरी है। एक युवा वो हैं जो शुरू से ही अपने किसी कारोबार में लग जाते हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अपना प्रोफेशनल, कोई पैतृक कोई बिजनेस है उसको संभाल रहा है, कोई अपना कोई व्यक्तिगत बिजनेस करके शुरू हो चुका है, वो पैसे कमाने लगा। एक युवा वो है। दूसरा युवा अपनी आंखों में उड़ान भरने के तमाम सपने लिए आता है किसी विश्वविद्यालय की चौखट के भीतर, बहुत ही आस्था के साथ। और जब वहां आने के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तमाम स्क्रीनिंग, तमाम एग्जामिनेशन, तमाम एंट्रेंस पास करने के बाद जब वो देखता है कि उसका भविष्य अभी भी कुछ सुनिश्चित नहीं है, पीएचडी कर लेने के बाद भी, तो फिर वो थोड़ा हतप्रभ होता है, थोड़ा हताशा उसके भीतर आती है कि न सरकारें उसे आश्वस्त कर पाती हैं कि हाँ तुम पीएचडी कर लोगे तो तुम्हारे लिए ये नौकरी सुरक्षित है, और ना ही विश्वविद्यालय उसे आश्वासन दे पाता है कि तुम ये उच्च शिक्षा ले रहे हो तो इसके बाद तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा मार्ग देख रहा है। तो ये सारी चीजें रही जो मुझे प्रेरित की कि मुझे ये जो उच्च शिक्षित हमारा युवा है या जो उस तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसकी समस्याओं के बारे में मैं कुछ लिखूं ताकि समाज जागृत हो सके, सरकारें जागृत हो सके, शासन प्रशासन जागृत हो सके कि हाँ इन युवाओं की समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनके जीवन की चुनौतियों को भी हमें देखना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि कई मेरे मन में ही नहीं, कई लोगों से मैंने चर्चा की तो उनके मन में भी था कि इसका नाम राइडिंग द टाइगर ही क्यों रखा गया? आर्यपुत्र जो समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो। राइडिंग द टाइगर एक छात्र के लिए विश्वविद्यालय का जो पूरा तंत्र है या नौकरी पाने के लिए जो सरकारी तंत्र है, पूरे सिस्टम से टकराना या पूरे सिस्टम के लिए एक चुनौती देना राइडिंग द टाइगर से कम नहीं है। हाँ, वो बाघ की सवारी करने के बराबर ही है कि कैसे वो एक छात्र है, बहुत ही नए नए सपने लेकर, उड़ान भरने के सपने लेकर, उसके पास सपने हैं, उसके पास महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन सिस्टम से टकराना या सिस्टम को बदल पाना उसके वश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इस शीर्षक के पीछे यही भाव रहा। और आपको तो पता है कि हम अंग्रेजी की छात्रा रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ही छात्रा रहे हैं, पीएचडी मैंने वहीं से की। मैं और मेरे पति दोनों ही अंग्रेजी विषय के हैं। तो एक दिन जब ये उपन्यास पूरा हो गया तो मैं और मेरे पति बैठकर इस पर चर्चा कर रहे थे, इसका टाइटल होना क्या चाहिए। तो हमने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो टाइटल की ओर लोगों का ध्यान खींचे। तो फिर हम दोनों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि राइडिंग द टाइगर, ये तो
मतलब हिंदी, अगर हिंदी इसका बनाएंगे तो उतना अच्छा और उतना इम्पैक्ट नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। और राइडिंग द टाइगर शोध छात्र की डायरी सबटाइटल, तो इससे लोगों को थोड़ा सा एक खिंचाव महसूस होगा कि देखिए क्या है। पूरे उपन्यास का कथानक भी इस शीर्षक में आ जाता है, मुझे हाँ, लगता है हाँ, जो भी कथा है इसमें हाँ, हाँ, पूरा इस शीर्षक में, और हाँ, मुझे लगता और है कि केवल एक शोध छात्र जो है, एक ही शोध छात्र इसमें नहीं, नहीं है, इसमें पूरे देश के विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, वो अपने को कहीं न कहीं पाएंगे। तो ये उपन्यास तैयार हुआ आप लोगों के लिए। मैम एक प्रश्न ये भी है कि आपने कहा कि केवल एक शोध छात्र की नहीं है, या फिर बीएचयू जैसे संस्थान के शोध छात्रों की डायरी नहीं है ये, हाँ, पूरे भारत के शोध छात्रों की डायरी है ये। और आपने कहा कि बहुत सारे छात्र जो हैं पूरे विश्वविद्यालय से, पूरे देश के विश्वविद्यालय से आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका केंद्र बिंदु जो है वो बीएचयू क्यों पड़ा? आखिर बीएचयू क्यों? रचनाकार की अपनी एक सीमा या अपनी एक इच्छा तो होती है, वो फ्री होता है जब तक वो लिख रहा होता है, वो एकदम फ्री होता है। लिख लेने के बाद जब कृति पूरे समाज की हो जाती है, तब उसके हाथ से वो कृति निकल जाती है, यानी वो लोक की हो जाती है, इसीलिए लोकार्पित होती है कृति ना, लोक की हो गई। अब मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया। तो जब तक हम लिख रहे थे तब तक तो मेरे मस्तिष्क में एक फ्रीडम जिसको कहेंगे, स्वतंत्रता, लेखक की स्वतंत्रता होती है वो। और दूसरी बात, कोई भी लेखक जब कोई रचना करता है तो उसकी सीमा ये होती है कि भाई वो कहीं ना कहीं अपने को सीमित करके एक सिंबॉलिक बनाता है, प्रतीक बनाता है, और उस प्रतीक के माध्यम से वो पूरे देश की, पूरे विश्व की, पूरे समाज की बातें करता है। तो हमारे लिए भी कोई एक विश्वविद्यालय जरूरी था जिसको कि मैं अपना वेन्यू बनाऊं, अपना स्थान बनाऊं, और उसके माध्यम से मैं सबकी बातें उठा सकूं, क्योंकि सारे विश्वविद्यालयों को मैं केंद्र नहीं बना सकती थी। तो मेरे सामने, मेरे पास मेरा अपना बहुत परिचित, मेरा सब कुछ, और महामना की इस बगिया ने बहुत कुछ दिया भी है हम लोगों को। तो इसलिए मुझे लगा कि यह प्रतीक मैं इसी को बनाऊं। तो बीएचयू केवल प्रतीक है। बीएचयू का मतलब ये नहीं है कि इस उपन्यास में जो भी घटनाएं हैं या जो भी विसंगतियां हैं वो सब बीएचयू की हैं। यहाँ पर मैं आर्यपुत्र दीपक ये बात अपने दर्शकों से, श्रोताओं से जरूर कहना चाहूंगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वेन्यू छोड़कर उसके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ाई करके निकली हूँ, और आकाशवाणी और दूरदर्शन की मैंने नौकरी भी की। तो वो कभी अपने छात्रों को बेकार नहीं रहने देता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो घटनाएं हैं, अकस्मात संयोग वशात अगर किसी की अपनी घटना समझ में आने लगे तो उनसे केवल मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट तो है। हाँ। एक प्रश्न मैम ये रहा कि पृष्ठ संख्या 73 पे आपने दर्ज किया है कि कुंठित और हताश युवाओं का देश बनता जा रहा है भारत। तो इसके पीछे का क्या आपका तर्क है, किस तरह से सोचते हैं? हमें लगता है कि आर्यपुत्र दीपक आप जैसे ही बहुत सारे युवा हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक हताशा, एक कुंठा मन में तो आ रही है। जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी बच्चे करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं। आप चले जाइए मुखर्जी नगर दिल्ली में चले जाइए, या और सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां पर अपने करियर को बनाने के लिए, कोई एक नौकरी पा जाने के लिए जो होड़ लगी हुई है, और उसमें से 1 लाख बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो 200 या 1000 प्लेसमेंट उनका हो रहा है। प्लेसमेंट मतलब सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ अगर, तो 1000 बच्चे मान लीजिए, कल्पना करिए, निकल गए। तो अब 1 लाख में से जब 1000 निकल गए तो जो 99,000 होंगे उनके अंदर हताशा, कुंठा आ रही होगी ना कि मुझे कब मिलेगी, मुझे कब मिलेगी। और इसी 1000 के रेशियो में अगर 99,000 लोग
निकलने लगेंगे तो कितने वर्ष लगेंगे। तो ये हताशा और कुंठा का विषय है। हमारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास यदि बहुत शिक्षित युवा निकल कर आ रहे हैं विश्वविद्यालयों से, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए नौकरियों के लिए सृजन भी हमें करना पड़ेगा। अब जैसे हम कभी कभी, ये बचकानी मेरी सोच हो सकती है, एक लेखक के भावुक मन की आप कह दीजिए कि अनुभवहीनता हो सकती है, कि मेरे मन में बार बार आता है कि क्या पूरे देश में वर्ष भर में प्रतिवर्ष क्या 100 प्रोफेसर भी 65 वर्ष के नहीं होते? होते होंगे, रिटायर होते होंगे। उन 100 पदों पर उच्च शिक्षित हमारा युवा जा रहा है, कैसे जा रहा है? ये तमाम प्रश्न है। अब हो सकता है कि इसमें सत्यता ना भी हो सकता है कि हो भी। और अगर ऐसा है, हमारे यहाँ अगर इतनी बेरोजगारी की समस्या है युवाओं के सामने, तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन क्या आवश्यकता है कि एक प्रोफेसर 65 वर्ष तक पढ़ा रहे, फिर उसके बाद भी न जाने कितनी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। एमरेटस को प्रोफेसर बना दीजिए, फिर दोबारा रीअपॉइंट कोई हो रहा। मैं आकाशवाणी में थी, तो आकाशवाणी में जो लोग रिटायर होते थे उन लोगों को ही कहा जाता था कि उनको फिर से बुलाकर रीअपॉइंट कर लीजिए, या कुछ डेली बेसिस पे उनको ड्यूटी लगा दीजिए। तो मैंने 1-2 बार कहा भी मीटिंग में कि भाई हमारे पास इतने बेरोजगार युवा हैं, हम उन्हीं को फिर वो पेंशन भी पाएंगे, हैंडसम पेंशन है उनकी, एक सैलरी के बराबर पेंशन पाता है एक अधिकारी, चाहे प्रोफेसर चाहे कोई भी। अब अगर हमें पेंशन लेने के बाद फिर से हम आकाशवाणी में जाके कोई दूसरी मतलब जॉब करने लगे, वो हमको रीअपॉइंट करने किसी पद पर 50,000 पे ही मान लीजिए एक उदाहरण, तो वो 50,000 हमारा जो पेंशन है, क्या हम वो 50,000 किसी बेरोजगार युवा को वहां पर लगा के नहीं दे सकते? तो होता क्या था, लोग उस पर जवाब देते थे कि यही युवा आगे चलकर क्लेम करने लगेंगे। क्लेम क्यों नहीं करेंगे? उनका अधिकार बनता है। वो अगर पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, तो रोजगार भी उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें उनका भविष्य पुकार रहा है, उनका विवाह होना है, उन्हें अपना परिवार चलाना है। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां होती रही, जिन पर बोलकर बहुत सारे रिस्क, मैंने खतरे अपने जीवन में, अपने नौकरी पेशा जीवन में बहुत उठाए हैं, और ये हुआ, लेकिन मन नहीं मानता था तो लिखते ही रहते थे। नहीं मैम, आपने जो प्रश्न उठाया है वाकई इस पे हमारे सरकारों को और व्यवस्थाओं को विचार करना चाहिए कि जब कोई प्रोफेसर हो या कोई भी अधिकारी हो, जब इतनी मोटी तनख्वाह उठा रहा है, तो क्या जरूरत है कि उसको हम 65 या फिर एक्सटेंशन के साथ 68-67 65 को आप 60 कर दीजिए। 60 कर जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम लोग 60 पर रिटायर हो गए, तो हम ऐसा तो नहीं कि हैंड टू माउथ हो गए हैं। बिल्कुल आराम से पेंशन के सहारे, अब तो आने वाले जनरेशन में पेंशन भी नहीं मिलने वाली है, तो हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो उसी तरह से जो एक प्रोफेसर है, उसमें से भी 5 वर्ष अगर कटौती कर लिया जाए, तो वो कुछ नए युवाओं को भर्ती के लिए सहयोगी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और युवाओं की संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अभी मैं देख रहा हूँ बल्क में निकल रहे हैं, बल्क में, बल्क में निकल रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ मैम कि जो पीएचडी किए हुए बहुत होनहार छात्र हैं, वो ग्रुप डी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहां भी नहीं हो रहा है। इससे बड़ा मतलब क्या कहेंगे, शॉकिंग क्या होगा? ये सारे फ्रस्ट्रेशंस मैंने बच्चों के देखे, ये सारी जो चुनौतियां हैं, जो हताशा की बात कर रहे हैं आप, हताशा और कुंठा का देश, सच बात है कि बनता चला जाएगा अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक साहित्यकार तलवार नहीं चलाता है, सिस्टम को बदलने के लिए वो तलवार नहीं चलाता, लेकिन वो सिस्टम को पिन चुभोने का काम करता है, ताकि समाज जागृत हो जाए, राष्ट्र जागृत हो जाए और उसके प्रति संवेदना हो। आगे चलते हुए हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि पृष्ठ संख्या 199 में और 1-2 जगह आपने एक प्रश्न उठाया है कि जो विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय में
जो अलग अलग संगठन कार्य कर रहे हैं, हाँ, है ना, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है उन संगठनों के द्वारा मिसलीड हो रहा है, और जिसके कारण है कि वो घर का ना घाट का कहीं का नहीं हो पाता है। तो ऐसा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो कम से कम मिसलीडिंग ना हो? क्योंकि एक इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि चाहे मेडिकल के छात्र हों या आईआईटी के छात्र हों, मैनेजमेंट के छात्र हों, कॉमर्स के छात्र हों, ये सब कम आते हैं, ये खास करके मिसलीडिंग में, जिसको आप छुटभैया नेता कह लीजिए या फिर छात्र संघ के आधार पे जो नेता आते हैं। छात्र संघ तो कुछ हद तक ठीक भी है, जो कहीं के नहीं रह पाते, जो झंडा ढोने के काम करते हैं जीवन भर, जो जुलूस बनते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आर्य पुत्र दीपक, मेडिकल इंजीनियरिंग या और जो मैनेजमेंट वगैरह के छात्रों के बारे में आपने बात की, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरह की है कि वो अपनी मेहनत करते हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो उनका प्लेसमेंट किसी कंपनी में तो हो ही जाएगा। वो विदेश चले जाएंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या अपने देश में भी अगर जो कुछ है तो उन्हें अवसर कहीं ना कहीं छोटा बड़ा मिल जाएगा, इसलिए वो अपने पढ़ाई पर फोकस्ड होते हैं। लेकिन जो हमारा ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट है या और सब्जेक्ट वाला ह्यूमैनिटी है, हाँ, उनके पास ये भविष्य नहीं होता है कि उन्हें कोई कंपनी उठा के ले जाएगी, उन्हें कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बहुत अच्छा पद मिल जाएगा। मिल भी सकता है लेकिन बहुत रेयर होता है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि यदि मैं किसी नेता के पीछे किसी पार्टी के साथ जुड़ जाऊं, या मतलब वो अपना भी अवसर तलाशने की कोशिश में वो चला जाता है, और फिर वहां पर क्या होता है कि उसके टैलेंट का, उसकी ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही होता है। उपयोग हुआ तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होता है तो वही युवा भटक जाता है, या वही युवा जो है वो उसके भीतर एक डिप्रेशन, एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है जो आपने इस उपन्यास में उठाया भी है कि भारत का जेनजी हो या अल्फा जनरेशन हो, उसमें लगभग 76% ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेट गेमिंग या सोशल मीडिया या फिर साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, या फिर कहिए तो सोशल मीडिया के द्वारा जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है, हाँ। उसके शिकार हो रहे हैं 76%। ये बहुत बड़ी संख्या है, और ऐसे बच्चे आगे चल के तो ये स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि हम पढ़े तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं, क्योंकि ये किसी न किसी विचारधारा का या फिर इस सोशल मीडिया के लत में अपना एक बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको कि ये कोई बहुत प्रायोजित तरीके से इसको चलाया जा रहा है या फिर बहुत सहज है ये? देखिए ये दोनों ही है, सहज प्रक्रिया भी है। हम इस विकास को, डिजिटल तकनीकी विकास को रोक भी नहीं सकते हैं। हमें विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हमें विकास के उन सारे सोपानों को आजमाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश की मजबूरी ये है, या कह लिया जाए विडंबना ऐसी है कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा आपके यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं, वो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत कम वो सब अपना मोबाइल यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कोई चीज आ गई तो हमारे यहाँ का युवा, उसके पास क्योंकि बहुत समय है और वो सोचता है कि अच्छा भी इसको देखते हैं, देखते कुछ तो प्रायोजित ढंग से सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो कंफ्यूज करता है हमारे युवाओं को, जो हमारे युवाओं की एक बहुत टेम्परोरी, जिसको कहते हैं ना कि क्षणिक जो आकांक्षा होती है उसको पूरा करने वाला काम करता है। तो कुछ युवा तो इसलिए भटकते हैं उसमें सोशल मीडिया में कि उन्हें कुछ कुछ कंटेंट ऐसा मिलता है, और आप जानते हैं कि जो युवा मस्तिष्क होता है वो कच्ची मिट्टी जैसा होता है, आप उसे जैसा शेप देना चाहेंगे वो शेप मिल जाएगा। माता पिता को यहाँ पर बहुत सचेत होने की आवश्यकता है कि हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन इस तरह से करें कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, हमारे लिए नुकसानदेह ना हो जाए। अब जैसे आप AI और चैट GPT,
अभी क्या है कि बहुत सारे लोग अपना ब्रेन ही नहीं लगाना चाह रहे हैं, बच्चे जो छात्र हैं उनको लगता है एआई से ये चीज मांग लेते हैं, चैट जीपीटी से मांग लेते हैं, फेसबुक पर जरा कुछ देख लेते हैं। अब फेसबुक पर से या इंस्टा से या यूट्यूब से कुछ जानकारियां जब वो लेने की कोशिश करते हैं तो कई बार वहां जानकारियां गलत भी होती हैं। गूगल पर भी आप जाके देखिए, एक बार हम सूरदास के किसी पद को ऐसे ही ढूंढ रहे थे तो कई पदों का मिला जुला रूप एक पद में आ गया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे ओरिजिनल टेक्स्ट तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया आपके लिए एक टूल है पूरे विश्व से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अब आप उसी में उस टूल में ही डूब जाएं, अपने को डुबा डालें, अपना नुकसान कर डालें, तो ये गलती आपकी है। और गलती आपसे पहले आपके माता पिता की है कि आपको चेक नहीं कर रहे हैं। यानी अपने बच्चों को चेक करना हर माता पिता की जरूरत है इस समय सोशल मीडिया के दरमियान या तकनीकी जो विकास हो रहा है। अब आप घरों में जाके देखिए, चाहे गांव का घर हो चाहे शहर का हो, गांव की लड़कियां भी रील बना रही हैं, गांव के लड़के भी रील बना रहे हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी नृत्य कर रही हैं और अपना डांस करते हुए रील डाल दे रही हैं। तो मतलब एक जैसे लगता है कि इस देश में नाच गाने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया, पॉजिटिव क्या चीज देखा जाए। तो मजबूरी में आपके सामने उस तरह के दृश्य, उस तरह के मटेरियल डाल दिए जाते हैं कि कुछ क्षण के लिए आप ठहरे और भटके तो फिर भटक गए। बहुत सारी महिलाएं जो हैं गांव की वो बड़े शान से बताती हैं मेरा बच्चा मोबाइल देखे बिना खाना ही नहीं खाता। ये तो अब उस माँ से पूछना चाहिए कि तुमने आदत ही क्यों डाल दी उसको। बच्चा तो मोबाइल लेकर तो आया नहीं था ना संसार में, तुमने हाथ में पकड़ा दिया। तो अब गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं और एक बार जब होती है गलती तो आदमी गिरता है तो गिरता चला जाता है, संभालना मुश्किल होता है। आपको पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, एक खास पोस्चर में आपको ताकत लगाएंगे तो आप उत्कर्ष पर पहुंचेंगे, और गिराना हो तो धीरे से ढीला छोड़ दीजिए, गिर जाएंगे। बिल्कुल। तो यही स्थिति है हर जगह। हम तकनीकी का इस्तेमाल करना सीख तो गए लेकिन उसको हम अपने ही नुकसान के लिए यूज कर रहे हैं। हमको वहां पर सचेत होने की जरूरत है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत के बहुसंख्यक युवा जो हैं वो साइबर एजेंडा का शिकार हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि उनका आधा से अधिक समय उसमें बीत रहा है। मैं अपने दर्शकों को या श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में एक अच्छी बात जो बहुत प्रमुखता से दर्ज की गई है वो कि वर्तमान समय में कोई युद्ध करके आपको पराजित करने की बात नहीं सोचता है। वो युद्ध जो है आपके मन से कर रहा है, आपके बौद्धिक विचारों से कर रहा है और विचारों के स्तर से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और ये इस पुस्तक में बहुत अच्छे से दर्ज किया गया है। चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे आदिवासियों का जो कन्वर्जन हो रहा है उसका मामला हो, हम लोग उन प्रश्नों पे भी आएंगे। लेकिन ये बात ये जो चीज है ये उपन्यास की बहुत ही खास विशेषता है जिसके तरफ मुझे लगता है कि नई तरह से विमर्श करना चाहिए, नई तरह से बातचीत करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। एक प्रश्न मैम हमारे सामने ये आ रहा है कि आपने पेज नंबर 118 पे लिखा है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में थोड़े बहुत परिवर्तन करके सशक्त राष्ट्र का स्वरूप निर्माण करना संभव नहीं है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तो कुछ अगर हिंट मिल सके किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी वो स्वभाषा, स्वराज और स्वदेशी, इन 3 स्व पर लड़ी गई थी। अभी तक हम लोग स्वभाषा अपना पा सके हैं क्या? नहीं पा सके हैं। तो अब वहां से आप शुरू करें कि हमारे यहाँ का जो युवा है या हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और हमारे घर का बच्चा जो घर में भोजपुरी बोल रहा है, अवधी बोल रहा है, बुंदेलखंडी बोल रहा है, कुमाऊनी बोल रहा है या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कुछ भी बोल रहा है, उसे अगर हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने पर ही नौकरी मिलेगी। हमारे यहाँ एक बहुत
गलत मानसिकता पनप चुकी है कि जब तक बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ेगा, वो समाज में खड़ा होने लायक नहीं है। एक हीनता बोध लोगों ने पैदा कर दिया है हिंदी बोलने वालों के साथ कि हिंदी पढ़ के तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये मानसिकता हमें बदलनी होगी, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी कि हमारे शिक्षा में अभी जैसे एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा हो। हमें लगता है कि अगर घरों में माताएं अब बोल रही हैं हैंड वॉश कर लो, राइस फिनिश कर लो, तो उन माताओं के पास मातृभाषा है क्या? नहीं है। तो जब मातृभाषा ही संकट में है तो किस मातृभाषा में आप शिक्षा देंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश की जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा को हम एडॉप्ट करें और उस भाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दें, ताकि बच्चे में कुंठा ना आए। बचपन से हम बच्चे को कुंठित कर रहे हैं। क्या? बैग का बोझ बहुत ज्यादा है, उसे इंग्लिश बोलना ही बोलना, चाहे गलत बोले। अभी कई इंग्लिश स्कूलों में जाना हुआ मेरा, उनके टीचर का अभी आपको मैं अपने मोबाइल में मैसेज दिखा दूं, उसमें वर्ब कहीं नहीं है, क्रिया, केवल उन्होंने वर्ड लिखा है, मैंने उसका अर्थ निकाला। तो जहां का टीचर अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पा रहा है, वो बच्चों को क्या सिखाएगा? अब बच्चा घर में हिंदी बोलकर आ रहा है और स्कूल में उसको अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, अंग्रेजी बोलो, उसके लिए एक दुपचिट वाली स्थिति हो जा रही है। तो उसे लगता है कि मेरी कमियां पकड़ने ना आए, इसलिए वो एकदम चुप हो जाता है, वो घर में भी इंट्रोवर्ट हो जाता है, एकदम अंतर्मुखी हो जाता है बच्चा, कुंठित हो जाता है बच्चा। आप देखिए बच्चों में कितना परिवर्तन आ गया है। वो जो हम लोग हम भाग्यशाली हैं कि हम उस समय के हैं, गांव में वहां पर पढ़े लिखे हैं, गांव के विद्यालय में, जहां पर पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना और गिलहरियों के पीछे भागना और तितलियों के पीछे भागने का, तितलियों को पकड़ने का जो उत्साह होता था, वो सब हमने देखा है। लेकिन आजकल के बच्चों को आप बताइए कि कभी तितली के पीछे भागे, कभी गिलहरी के पीछे भागे? नहीं, क्योंकि उनके पास अपने पाठ्यक्रमों से और जो पीछे बैग लटका है उसके बोझ से ही फुर्सत नहीं है। और उसका मानसिक बोझ ये है कि उसको अपनी भाषा से अलग दूसरी भाषा में बोलना है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या हो रहा है? अंदर अंदर कुंठित हो रहा है, मुझे नहीं आता, शायद मैं बेकार हूँ, एक व्यर्थता बोध, एक आत्महीनता का भाव वहां से भर रहा है। तो शिक्षा में वहां से हमें लगता है कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है पूरे देश में। हम ये कह सकते हैं कि अब बच्चों को मनुष्य बनाने से ज्यादा मशीन बनाने पे मशीन बनाया जा रहा है, उसकी संवेदनाएं मर गई हैं। जबकि एक साइकोलॉजी में एक टर्म भी है और ये अप्रूवल है कि बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो उसकी मातृभाषा में 3 times मोर होता है। हाँ, 3 गुना अधिक होता है। अगर बच्चा कोई एक शब्द सीख रहा है जितना समय में, उतने ही समय में वो 3 शब्द सीख सकता है। हाँ। तो फिर भी भारत के अब आखिर हमारे यहाँ के जो शिक्षाविद हैं, जो नीति नियामक लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? क्या उनके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल। लेकिन हम हिंदी की बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं और घर में जाकर हम अपने ही बच्चे को, अपने ही नाती पोतों को उठा के इंग्लिश स्कूल में ही भेजना हमारी विवशता हो जाती है। क्यों हो रही है ऐसी? मतलब एक शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन भी मुझे लगता है कि उचित होगा। क्योंकि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़े बिना हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते या विश्व के साथ कदम मिला नहीं सकते, वहां पर बहुत विनम्रता पूर्वक मेरी असहमति ये है कि जापान जैसे देश ने भी तकनीकी उन्नति की, चाइना भी बहुत उन्नति कर चुका है। बिल्कुल। ऐसे ही तमाम देश हैं विश्व के जो अपनी भाषा के माध्यम से उन्नति कर रहे हैं। रूस वो दूसरी भाषा के माध्यम से उन्नति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमें ये कहना कि हम हिंदी के माध्यम से उन्नति नहीं कर पाएंगे, ये अपने देश के साथ गद्दारी करना है। हम जानते हैं रूस में तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं उनको तो फर्स्ट सेमेस्टर में अनिवार्यतः रूसी भाषा सिखाया जाता है, अन्यथा आप वहाँ पे पढ़ ही नहीं सकते, है ना? जबकि भारत में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। मैं कनाडा से वापस आ रही थी एक बार, तो चाइना होके मेरा रूट था,
तो चाइना के एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए हम रुके हुए थे और वहां पर हम अगर अपनी बात इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोग इतने निष्प्रिय भाव से मेरी ओर देख रहे थे जिससे लग रहा था उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जबकि उन्हें आता है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा के लिए, अपने देश की राष्ट्रभाषा के लिए इतने आग्रही हैं कि मंदारिन छोड़ के दूसरी भाषा जल्दी नहीं बोलना चाहते। ये लगाव होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए। आपकी भाषा के प्रति अपनी निष्ठा कितनी है, ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, क्योंकि इस उपन्यास में मुझे लगता है कि भारत के जो भी समसामयिक मुद्दे हो सकते हैं, जो समस्याएं, जो चुनौतियां हो सकती है, गोमी कृष्ण सांडिल्य के माध्यम से वो सभी मुद्दों पे बातचीत की है। किसी पे बहुत विस्तार से, किसी को संक्षेप में, लेकिन सभी मुद्दों की तरफ इशारा किया गया है। जिसमें से एक जो समस्या है वो है पारिवारिक संरचना निरंतर जो विखंडित हो रही है, लगातार वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीआरपीसी की धारा 125 का प्रयोग महिलाएं बहुत ज्यादा कर रही हैं, और जब ये सब चीजें हम देखते हैं तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या इसमें महिलाओं का शिक्षित होना या फिर उनको पाश्चात्य सभ्यता से वशीभूत हो जाना, है ना? किस प्रकार की गलती आप देख रहे हैं? कहाँ लग रहा है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, हमारे समाज को इस विषय पे काम करना चाहिए? देखिए, जो सीआरपीसी की बात आपने की या वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये समाज की कई समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे मूल्य क्षरित हुए हैं, जो हमारे मूल्य और संस्कार हमारे भीतर नहीं पढ़ पाए, और पाठ्यक्रमों के माध्यम से, पहले आप देखिए हम लोगों के समय में हमारे पूर्वज, हमारे मतलब नीति के पाठ हम लोगों को खूब पढ़ाए जाते थे। अभी क्या है कि स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया जाने लगा है एकाएक हमारे देश में। जिस देश की नारियां इतनी स्वतंत्र थीं कि स्वयंवरा हुआ करती थीं, स्वयं निर्णय लेती थीं कि किसके साथ उन्हें विवाह करना है, जिस देश की नारियां युद्ध क्षेत्र में जाया करती थीं, शस्त्र चलाया करती थीं, उस देश की नारियों को आजादी मिलने के बाद कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भड़काने की कोशिश की। तुम घर में क्यों, तुम्हारे ऊपर पुरुष का निर्णय क्यों, तुम स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता के नाम पर जो पाठ पढ़ाया गया, तो घर में रहने वाली स्त्री ने भी सोचा कि ये तो बात सही कही जा रही है कि भाई पुरुषों ने तो हमारे सारे निर्णय पर अधिकार कर लिया, तो वो भी। और फिर आपके घरों में टेलीविजन के और तमाम चैनल्स के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें परोसी जाने लगी। तो एक कहावत है ना, किसी राष्ट्र को अगर विजित करना है, किसी राष्ट्र को अपने वश में करना है, पराधीन करना है, तो आप उसकी भाषा और उसकी संस्कृति छीन लीजिए, वो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे देश में अपसंस्कृति के माध्यम से इस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश हो रही हैं और संस्कारों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अगर हमारे पास संस्कार थे पहले, तो हम लोग लोक लाज के भय से अपने माता पिता की सेवा करते थे कि लोग क्या कहेंगे। अब ये लोग क्या कहेंगे वाला भाव ही खत्म कर दिया गया। तुम फ्री हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारी अपनी फ्रीडम है। तो ये जो एक हम लोगों ने अपने आप को आदिम अवस्था से निकालकर किसी आचार संहिता में बांधते हुए समाज का निर्माण किया, आज पता चल रहा है कि हम फिर से उसी आदिम अवस्था की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की परिभाषा वो नहीं है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। हम एनिमल के रिश्ते से एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। हमारे यहाँ तो विवाह 7 जन्मों का बंधन माना गया। अब कोई नहीं जानता कि हमारा अगला जन्म कौन सा है, यही खत्म है कि वो अगला है भी। लेकिन एक मजबूती बताने के लिए, एक संस्कार बताने के लिए कहा गया कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है। यानी हम एक दूसरे के साथ इतने सामंजस्य के साथ रहे। अब क्या हो गया है कि हम पाश्चात्य जो फिलोसफी है, जहाँ रिश्तों का कोई मतलब नहीं, वहाँ रिश्ते हैं ही नहीं, एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल नहीं। कि हमारे यहाँ तो जीजा जी है, साला है, बुआ है, मौसी है, चाची है, मामी है। उनके यहाँ ले दे के चाची, मामी, मौसी, बुआ, आंटी है। बस
हाँ। हमारे यहाँ बुआ को मौसी कह दिया जाएगा तो अपशब्द हो जाएगा, हाँ लेकिन उनके यहाँ आंटी है, एक आंटी से काम चल जाता है उनका। चल जाता है। हमारे यहाँ जीजा और साले का रिश्ता बड़ा मधुर होता है, बड़ा मजाकिया होता है, लेकिन उनके यहाँ मतलब शब्द का इतना अभाव है अंग्रेजी में कि हमने एक बार सुना कि लूजर ब्रदर इन लॉ और गेनर ब्रदर इन लॉ। क्या बात है, मतलब आप ब्रदर इन लॉ दोनों ही हैं, हाँ। लेकिन एक लूजर है एक गेनर है। तो सवाल ये उठ रहा है कि तुम्हारे पास रिश्ते नहीं है इसलिए तुमने हमारे यहाँ का देख के लूजर गेनर बनाया, जिसकी बहन वहां ब्याही जाती है तो वो लूजर हो गया और जो ले गया वो गेनर हो गया। तो इस तरह से अर्थ निकालना, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, तो हमारे यहाँ जो मामा है तो चाचा है तो मौसा है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम लोगों ने अपना इतना रिच जो कल्चर था उसको छोड़कर उन लोगों को अपनाने की कोशिश की। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश भी रही आजादी के बाद से। जैसे आप देखिए कि पूरे हमारे देश में जितनी तेजी से लड़कियों के लिए जीन्स और दूसरे दूसरे ड्रेसेज आ गए, बाजार पूरा पट गया और साड़ियां गायब हो गई। आपको नहीं लगता है बनारसी साड़ियों का हमारे यहाँ उद्योग होता था, तमाम जो सिल्क की साड़ियां और वहां सूरत की साड़ियां, सिंथेटिक साड़ियां, सारी साड़ियां बंद हो गई। हमारा जो एक बिजनेस था, पूरे विश्व को हम सप्लाई करते थे, उस बिजनेस पर कुठाराघात कर दिया गया। क्या फैशन है। और उसका अब वो उसमें डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी बातें खुलेंगी और अभी हम लोगों के पास उसका समय नहीं है, लेकिन इस पर भी कभी बहस होगी तो मैं बता सकती हूँ कि किन कारणों से हमें किसी पहनावे उड़ावे पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन किन कारणों से ऐतराज हमें करना चाहिए, वो वैज्ञानिक कारण क्या है, लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइट ड्रेसेस पहनने का, उनके फिजिक पर, उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर, वो बाद में हम लोग उस पर बाद में बहस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बड़े सुनियोजित ढंग से हमारे यहाँ के व्यापार को, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था, जैसे आप देख लीजिए कि कालीन उद्योग, कालीन उद्योग में घर के बच्चे, उन लोगों के घरों के बच्चे, चूंकि उनकी उंगलियां कोमल होती हैं तो उन कोमल उंगलियों से अच्छी वो बुनाई होती है उसकी, बाल श्रम के नाम पर उन बच्चों को हटाया गया। फिर धीरे 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 हमारे यहाँ का कालीन उद्योग ठंडा पड़ गया। अब आप ये कहिए कि मतलब अगर हमारा बच्चा हमारे घर का कोई एक बिजनेस है, उसको संभालना बचपन से सीखना चाह रहा है क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप ये कह दीजिए कि तो बाल श्रम है। वो पढ़ना भी नहीं चाह रहा है और आप उसे अपने घर का जो पैतृक वो है व्यवसाय, उसे करने भी नहीं दे रहे। तो यहाँ से बातें शुरू होती हैं कि आपने जो हमारे यहाँ का कुटीर उद्योग है या जो हमारे यहाँ का उद्योग है उसको तरह तरह से डिटोरिएट किया, क्षरण किया, और दूसरी तरफ आपने हाई एजुकेशन देकर बच्चों को और उन्हें नौकरी भी नहीं दी। तो ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगा। बिल्कुल। अभी हम लोग स्त्री विषय संबंधित बात कर रहे थे, उसी से संबंधित एक प्रश्न है जो कई लोगों के द्वारा ये उपन्यास में भी दर्ज है। पेज नंबर 130 पे है ये, है ना? तो डरे हुए हैं, इतना पेज नंबर याद है। पेज नंबर 130 पे आपने दर्ज किया है कि जो वेस्टर्न कूल कल्चर है रिलेशनशिप वाला, है ना, उसमें एक अच्छा आपने उसको कूल कल्चर, वो रिलेशनशिप जो है वो दरअसल रिलेशनशिप ना हो करके वो एक तरह से कहिए तो पशुवत जीवन, हाँ पशुवत जीवन है। तो जेन जेड के बाद, है ना, जो अभी अल्फा जनरेशन है, इसमें भी बहुत ज्यादा ये हो गया है, लगभग एक कूल कल्चर की तरह लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अपना फैशन बना रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है, कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, पेरेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं इसमें? देखिए, ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हाँ, लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता मिल रही है, यहाँ पर तमाम तरह की बातें भी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मान्यता मिल रही है,
ये हम लोगों के देश की संस्कृति नहीं थी। हमारे यहाँ 2-4 वर्ष किसी के साथ रह के फिर उसको ठुकरा के या उसको छोड़ के फिर किसी और के साथ अगला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये हमारे देश की कल्चर ही नहीं थी। और अगर एक्सेप्ट कर लेगा भी तो वहां पर इतने क्लैश होंगे, इतने कलह होंगे कि वो जीवन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा जो माइंडसेट है वो माइंडसेट इंडियननेस से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। और इंडियननेस अपने आप में एक बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही समृद्ध हमारी संस्कृति है, जहां पर पति पत्नी के प्रति निष्ठा, जहां पर पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, धर्म यानी कर्तव्य। हमारे यहाँ धर्म ये पूजा पाठ का ही नाम नहीं है। हमारे यहाँ धर्म बहुत व्यापक है। हमारे यहाँ वायु का धर्म है, अग्नि का धर्म है, सूर्य का धर्म है, पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है, सबका धर्म ही है। परोपकार धर्म है, दया धर्म है, सद्विचार भी धर्म है, सत्संग भी धर्म है। तो यानी ये कर्तव्य के साथ हमारा धर्म बना हुआ है। हमें क्या करना है? तो इस देश के लिए अब ये आप कालखंड भले बांट दीजिए कि ये जेनजी है, ये अल्फा है, ये बीटा है, या मिलेनियल्स है, या उसके भी पहले ग्रेट वाले लोग हैं। ये इन लोगों ने, पश्चिम ने बंटवारा किया है कालखंड का। अदरवाइज वैसे ही लोग हमेशा से रहे हैं। कब नहीं रहे युवा, कब नहीं रहे बच्चे, कब नहीं रहे नएपन को स्वीकार करने के लिए अपनी मानसिकता के साथ आने वाले लोग। तो अब उसको हम आज के भाषा में जेनजी कह लेते हैं। अब जेनजी की एक विशेषता हो सकती है कि उसके भीतर बहुत पेशेंस नहीं रहता है, बहुत बेचैन रहती है पीढ़ी, वो एक जगह ठहरना नहीं जानती, वो जल्दी जल्दी, आजकल हम सुनते हैं ना, ब्रेकअप हो गया। तो मतलब जितनी जल्दी उनकी फ्रेंडशिप होती है उतनी जल्दी ब्रेकअप भी हो जाता है। उन्हें फ्रेंडशिप करने में भी कोई हिचक नहीं है और उन्हें ब्रेकअप करने में भी हिचक नहीं है। तो ये जो है ब्रेकअप शब्द ही ऐसा है, टूटन वाला। तो जाहिर सी बात है कि टूटन आएगी। मैं देखता हूँ मैम, जो कि बहुत भयावह मुझे लगता है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग उसका पार्टी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं कैसे कई ऐसे बच्चों को देखा हूँ जो बहुत खुश होता है कि आज मेरे उससे ब्रेकअप हो गया, और पार्टी करेगा, है ना, ड्रिंक्स वगैरह करेगा, जो भी है ना, वो बहुत खुश होता है। और फिर वो जो लाइन में लगे हुए है उसकी तरफ मूव कर जाता है। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत दिशा में चीजें जा रही है। देखो, ये चीजें गलत तो हैं, और एक तरह से कहा जाए कि वही आदिम अवस्था की ओर जाने की तैयारी है कि हम किसी भी डाली पर बसेरा बना लें, हम कहीं से भी फुर से उड़ जाएं। तो ये क्या है कि महादेवी वर्मा कहा करती थी ना कि तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर गिरे, कटना किसे है? तो सवाल ये उठ रहा है कि इस खेल में, ब्रेकअप और फ्रेंडशिप के खेल में, लिव इन के खेल में, या और भी कोई टर्म्स होते होंगे, हमें नहीं मालूम, इसमें नुकसान किसका है? नुकसान है मानसिक रूप से दोनों का है, संवेदनात्मक धरातल पर दोनों का नुकसान है। या फिर आप ये कह लीजिए कि आपका लगाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आप एक पशुवत जीवन, तो फिर पशुवत जीवन जीने के लिए ही क्या आप सभ्य बने थे? तब तो आपको अपनी सभ्यता का सर्टिफिकेट फिर से देखना पड़ेगा कि आप सभ्य हैं क्या। और सभ्य अगर हैं तो आपके पास संवेदनाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, निर्वाह करने की क्षमता होनी चाहिए कि अब इसे हमने अपना साथी बना लिया तो इसके अंदर चाहे कोई भी बुराई है, चाहे कुछ भी है, कैसे भी है, हम समाज को नहीं जानने देंगे। हम जब बहुत ज्यादा सिर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो बहुत सारी पहले के जमाने में महिलाएं ऐसी होती थी जो मायके में पूरा जीवन बिता लेती थी। उनकी पता चला कि उनके ससुराल में मान लीजिए उनके हस्बैंड का कहीं और कुछ है, ऐसे रिलेशंस भी
समाज में पहले भी होते थे, लेकिन वो रेयर होते थे, अपवाद होते थे, उनको मतलब मान्यता नहीं दी जाती थी, उनको हेय दृष्टि से देखते थे। पूरे समाज में हाँ, अभी ये कर्म करके ये लोग अपने को बहुत प्रतिष्ठापरक मानते हैं। वो प्रतिष्ठापरक नहीं है। नहीं। ये जैसे जो जनरेशन गैप की बात होती है ना, तो मान लीजिए कि हम पुरानी जनरेशन के हैं, आप नई जनरेशन के हैं, तो आपके इस कृत्य को जब हम देखेंगे तो हम अंदर ही अंदर भले उपेक्षा, घृणा, किसी भी भाव से आपको देखेंगे, हम आपको बताए न देना। और अगर आप बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, आप बड़ों का बहुत आदर कर रहे हैं, आपके मन में संवेदना है किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, तो हम बोले या ना बोले, हमारे मन में आपके प्रति एक बहुत अच्छी भावना पैदा होगी, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो इसी अच्छा होने के लिए ही तो सब कुछ है ना, शिक्षा भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है। अब हम उसी को छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि इसमें नुकसान हमारा अपना है। और दुख होता है उन युवाओं से मिल करके जो इस पशुता को ही मॉडर्निटी नाम दे देते हैं और मॉडर्निटी से ढकने का प्रयास करते हैं। मतलब ये क्या कहोगे, मॉडर्निटी इसको कह लेंगे, तो इस मॉडर्निटी का क्या हमारे लिए लाभ है? इस मॉडर्निटी ने आपको नौकरी दे दी क्या? इस मॉडर्निटी ने आपके माता पिता को बहुत संतोष दे दिया क्या? तो जब आपकी मॉडर्निटी से खुद आपका ही जीवन प्रभावित हो जा रहा है, दुष्प्रभावित हो जा रहा है, कोई लड़की आपके जीवन से निकल गई, कोई लड़का आपके जीवन से निकल गया छोड़ के ऐसे ही, तो फिर मतलब हमको तो लगता है कि ये शायद गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, ये लोग ऐसा करते हो कि हाँ आज इनके साथ संबंध, आज उनके साथ, उनके पास ऐसी कोई मर्यादा, ऐसा कोई संस्कार नहीं है। इसलिए मुझे ये उदाहरण देना पड़ रहा है। तो क्या मनुष्य जाति के हम होकर और हम तथाकथित बड़े विकसित, बड़े सभ्य हो चुके हैं और उसके बाद हमारी प्रवृत्तियां इस तरह की हैं पशुवत, कि हम किसी के साथ भी रह लेंगे, हम किसी मतलब कभी कभी सोशल मीडिया पर हम भी देखते हैं बहुत उटपटांग बातें करती हुई लड़कियां दिखाई देंगी, बहुत उटपटांग बातें करते हुए लड़के दिखाई देंगे, तो क्षोभ होता है कि हमारा समाज गलत दिशा की ओर मुड़ चुका है। जहां आपको साइंटिफिक रिसर्चेज करनी चाहिए, जहां आपको बहुत बड़े बड़े अपने कंट्रीब्यूशन देने चाहिए, वहां पता चलता है कि आपकी स्पेलिंग तक सही नहीं है। हिंदी के स्टूडेंट की हिंदी की स्पेलिंग गलत आ रही है, इंग्लिश के स्टूडेंट की इंग्लिश की स्पेलिंग गलत आ रही है, क्रिएटिव राइटर्स की कमी हो रही है, साइंटिस्ट की कमी हो रही है। हमको लगता है कि हमारे यूथ को उधर की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, बशर्ते इस उच्छृंखलता की ओर। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न है मेरे पास कि इस उपन्यास में कई हमारे दर्शक को या श्रोता को ये लग रहा होगा कि हम लोग थोड़े विषयांतर हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी विषयांतर नहीं हो रहे हैं। ये जो उपन्यास है ये हमारे युवाओं में, खास करके जो यूनिवर्सिटी के युवाओं में, जिस तरह के उनमें विद्रूपताएं पनपी है आधुनिकता के नाम पे, उन विद्रूपताओं को, उन समस्याओं, चुनौतियों को ये उपन्यास जो है बहुत सलीके से हमारे सामने एक आईना दिखाने का काम करता है और हम लोग उसी के संदर्भ में बात भी कर रहे हैं। एक प्रश्न है मैम कि फेमिनिज्म हो गया, चाहे लिबरलिज्म हो गया, अर्थइज्म हो गया या वोकेइज्म हो गया, या एलजीबीटीक्यू हो गया, ये इसका प्रश्न आपने उठाया है पेज नंबर 49 और 43 में, है ना? तो क्या लगता है कि ये जो विचारधाराएं हैं, चाहे इस तरह की सोच है, वो हमारी संस्कृति को कमजोर करने की एक साजिश है या फिर समय की मांग है? कुछ भी नहीं, ये खोखले नारे हैं। ये कुछ नहीं है, ये खोखले नारे हैं। एथेइज्म है, ओकेइज्म है, क्या पहले महिलाएं झल्लाती नहीं थी? कुछ महिलाएं रहती थी ना, बहुत चिड़चिड़ी होती थी, बहुत तेजी से चिल्लाती थी। भाई स्वभाव है किसी किसी का, वो आज अगर है तो हम उसको इज्म के साथ जोड़ रहे हैं, ये इज्म है, वो इज्म है। अब एलजीबीटीक्यू, ये हमें लगता है कि एक तरह से जो ट्रांसजेंडर, मैंने तो थर्ड जेंडर पर लिखा भी उपन्यास, उनकी बस्तियों में जा जाके रिसर्च किया, उनके पूरी मनस्थिति का आकलन किया, फिर मैंने वो उपन्यास लिखा एमडी। तो मैंने थर्ड जेंडर को बहुत पास से देखा, लेकिन अब जब थर्ड जेंडर की बात उठी और अभी तक मतलब 2002 जब मेरा उपन्यास आया, उसके पहले तक उनको
चुनाव में मताधिकार का भी अधिकार नहीं था, स्त्री पुरुष 2 ही कॉलम थे। बाद में इस उपन्यास के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकार, उन जिन अधिकारों की डिमांड उस उपन्यास में की गई, वो अधिकार थर्ड जेंडर को दिए गए। लेकिन अब उसी में जब मैंने ये देखा LGBTQ कई ठो उसमें जुड़ गए नाम, तो मुझे लगा कि ये जो मानसिक रूप से विकृतियां हैं, उन विकृतियों वाले लोगों को भी इसमें जोड़ देना, वो थर्ड जेंडर के साथ अन्याय करना हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुत उचित है। ये सारे खोखले नारे हैं। तब भी अस्तित्व था थर्ड जेंडर का, आज भी है। तब भी वो साहित्य का विषय बने थे, आज भी है। आज थोड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आया है, सकारात्मक लोग आने लगे हैं, आगे आने लगे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो स्त्रीवाद है या स्त्री विमर्श है, आप बताइए ना कि आजादी के पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो कहीं कुछ स्त्री विमर्श था? कुछ नहीं था। सुभद्रा कुमारी चौहान जेल की यातनाएं भी झेल रही थी और रचना कर्म भी कर रही थी। वीरों का कैसा हो वसंत, या सरोजनी नायडू थी, या अन्य महिलाएं थी। तो उन लोगों ने तो नहीं कहा कि भाई पुरुषों ने तो बहुत हमारे साथ अत्याचार किया, अब यही मौका है हम भी बदला ले लें। नहीं, वो तो कदम से कदम मिलाकर आजादी के आंदोलन में चल रही थी। आजादी मिलते ही क्या हो गया स्त्रियों को, कि उनको लगा कि उनके सारे निर्णय जो है वो पुरुषों के अधीन हो गए और हम तो बहुत शोषण हमारा, ये एक नारा दिया गया स्त्रीवाद का कि स्त्री का तुम्हारा शोषण हो रहा है, भड़काया गया स्त्रियों को। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। आज भी स्त्रियों का ही निर्णय पूरे घरों में चलता है, हर घर में। वो जो शोषित स्त्री अपने को कहती है, वहां पर भी वो अपना निर्णय स्वयं वो ले रही है, तभी वो लिख रही है सारी बातें। आज मैं अगर अपने कमरे में बैठकर यहाँ लिखती हूँ, तो मेरा पुरुष, मेरा मान लो हस्बैंड है, मेरा बेटा है, ये कोई बाधक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे फ्रीडम है, तब मैं लिख रही हूँ बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही जो स्त्री अपने शोषण की बातें कर रही है, लिख रही है, उसको उसका शोषण सचमुच में हो रहा होता तो वो नहीं लिख पाती। नहीं लिख पाती। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हमें विचार करने की आवश्यकता है। समाज को एक सामंजस्य के साथ चलाया जा सकता है। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के साझीदार हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं। बिल्कुल। प्रश्नों को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, और क्योंकि समय हो गया तो 1-2 प्रश्न और बस लेंगे। एक प्रश्न आपने पेज नंबर 24, 20 और 33 है ना, उठाया है इस पेज नंबर पे। वो है कि अधिकारियों के द्वारा या फिर जो नियुक्ति करता है उनके द्वारा एक मोटी रकम लेकर के, घूस लेकर के बच्चों का जो है नौकरी दिया जाता है, या फिर जो है तमाम अकादमिक जगतों में उसमें प्रवेश दिया जाता है। तो ये सब तो मुझे लगता है कि सरकार की नजरों में भी होगा। आखिर इस पे क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, प्रत्यक्ष तो कोई नहीं कह सकता कि घूस लिया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ अंडर करंट जो र्यूमर्स होते हैं, जिनको हम र्यूमर्स करके टाल भी सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये र्यूमर्स आखिर उठ क्यों रहे हैं? ये अफवाहें क्यों हैं? अफवाहों के पीछे का कारण क्या है? तो आप खुद भी समझ पाएंगे। मुझे इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन तब इसमें मुझे ज्यादा प्रामाणिकता दिखाई देता है जब बहुत होनहार और प्रतिभावान बच्चे उस इंटरव्यू से छट जाते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे आके बैठ जाता है जो ना तो कहिए तो साहित्य की हो या अन्य विषयों की सही से व्याख्या कर पाता है, ना ही सही से बोल पाता है, और ना ही ढंग से 2-4 लेख लिख पाता है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो मुझे ये प्रश्न जो है, ये चीज मुझे लगता है ज्यादा वैलिड है कि सच में कुछ तो बैकग्राउंड रहा होगा, जहाँ से कुछ तो होता होगा, तभी एक जिसको कि आप एक छात्र होके और समझ पा रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति वहां पर है, और वो अपने बोलने से, अपने पढ़ने से, अपने ज्ञान से बता भी देता है कि उसके भीतर वो योग्यता नहीं है, है ना। जैसे सरस्वती पत्रिका का एक अंक आया था, थर्ड जेंडर विशेषांक, ठीक है, उसमें एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक अपना लेख लिखा था, और उस लेख में थर्ड जेंडर पर ही लिखना था चूंकि। तो अब
मैक्सिमम लोग ये कहते हैं भाई नीरजा माधव का यमदीप उपन्यास है जो पहला उपन्यास है। तो उनको लगा कि यमदीप से पहले भी मुझे कुछ खोजना चाहिए। तो उन्होंने उस पत्रिका में लिखा अपने लेख में कि नीरजा माधव से पहले राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है किन्नर प्रदेश में। जबकि वो एक यात्रा वृत्तांत है। तो अब इस ज्ञान को क्या कहें, आखिर वो तो है ना, प्रोफेसर तो बने ही। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको हंसी भी आएगी, आपको कहीं न कहीं जाके आपका मस्तिष्क जो है टिकेगा भी कि कुछ ऐसे भी बड़े पदों पर पहुंचे हुए लोग हैं जिनको ये कहा गया है, जिनके बारे में ये रूमर हुआ और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, वायरल हुआ कि उन्हें प्रेमचंद के 5 उपन्यास नहीं याद थे। लिखित रूप से हुआ था। लिखित रूप से हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब केवल बातें हो रही थी। और ये बात जो लिखी गई वो हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक के द्वारा लिखी गई है ना, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मालूम भी। अब आप बताइए कि वो जब उच्चस्थ हो गए, मतलब उच्च पद पर आसीन हो गए, तो उस उच्च पद पर आसीन करने वाला जो व्यक्ति था वो या तो उनसे भी उच्च था और फिर या तो कोई और कारण रहा होगा, कोई और कारण रहा। तो कारणों पर ध्यान जाता तो है, लेकिन खुलकर कौन कहे, है ना। एक चीज जो इसको पढ़ते हुए, इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे कई बार लगा कि विद्यार्थियों के हित में आपने बहुत मजबूती से बात कही है, लेकिन विद्यार्थियों के हित में बात कहते हुए कई जगह लग रहा है कि आपने अकादमिक जगत जो है ना, जो अपने आप को जड़ जमाए बैठे हुए हैं, उनसे आपने लोहा ले लिया है। छात्रों के लिए अगर मुझे अकादमिक जगत से लोहा लेना पड़े और उसमें हमारे छात्रों का कुछ हित हो तो मैं लोहा लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पाने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं। मुझे ना कोई नौकरी अब चाहिए, ना कोई पद ऐसा चाहिए, और ना ही मेरा कोई अब ऐसा नुकसान करने वाला है कि मैं सत्य कह दूंगी तो किसी को बुरा लग जाएगा और वो मेरा अमुक चीज छीन लेगा। कोई बात नहीं। तो जो सत्य है मैंने उस सत्य को कहा है। अब वो अकादमिक जगत अपने उसी में अकादमिक जगत के कुछ ऐसे लोगों की भी बात हमने की है जो बहुत अच्छे हैं, जो छात्रों के लिए बड़े फ्रेंडली हैं, छात्रों के हितों का ध्यान रखते हैं, तो वैसे भी लोग हैं इस उपन्यास में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैक्सिमम जो है जिस तरह के हैं वो आप जान रहे होंगे, आपका अपना भी अनुभव बोल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो है उस तरह के। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर या फिर ऐसे अकादमिक जगत के लोग हैं जो छात्र के हित को या छात्र के ज्ञान को अपना सेवा मत समझ लेते हैं। तो वैसे लोग पे एक कड़ा प्रहार कह सकते हैं किया गया है, बहुत अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो। लेकिन ये छात्रों के हित की बात है और जिसपे बहुत प्रमुखता से इसमें उठाया गया है। एक दो अंतिम प्रश्न। एक प्रश्न तो मेरे जब लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा मेरे माध्यम से आपसे कि मैम से ये जरूर पूछिएगा कि ये जो विश्वविद्यालय का जो समय होता है बच्चों का, वो पढ़ने का भी समय होता है कि अपना करियर बनाना है, पढ़ना है और पूरा फोकस के साथ पढ़ना है, और ये समय अगर बीत जाए, वो सपोज वो नौकरी में चले जाएं, तो ये जो कॉलेज लाइफ है वो कहते हैं वो छूट गया, मिस हो गया, उसका एंजॉय नहीं कर पाए। तो आखिर इस अंतर्द्वंद में बच्चे कहाँ सामंजस्य स्थापित करें कि कॉलेज लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय कर लें, देखें, जीने का प्रयास करें और उनका पढ़ाई भी ढंग से हो, क्योंकि एक पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है और दूसरा पकड़ते हैं पहला छूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एंजॉयमेंट और ये जो पढ़ाई है दोनों साथ साथ चल सकती है। और एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, सबका तो एंजॉयमेंट अलग अलग हो सकता है ना। अब कोई कहे कि मैं तो आप ही लोगों के उसमें कि भाई गोगो हाँ, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सब्सटेंस लेना बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपका एंजॉयमेंट वो सब होने लगेगा तो आप तो अपने परिवार को नष्ट कर डालेंगे। इस तरह का एंजॉयमेंट तो कतई नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि इसके लिए बहुत सचेत होना चाहिए कि भाई ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये आपका पतन है। तो आपको अपने मनोरंजन और पतन में अंतर करना सीखना होगा। मनोरंजन क्या है, हम सुबह शाम अगर हमारे पास आधे घंटे का समय है, अपने दोस्तों के साथ लान में टहलते हुए, अब मान लीजिए बीएचयू में हैं, एमपी थिएटर में चले गए, या कहीं वो है
कोई डिपार्टमेंट का बहुत बड़ी सी फील्ड है, उसमें घूमते हुए अपना आप लोग अपना एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं और या कहीं चाय पी रहे हैं एक साथ बैठ के किसी दुकान पे, ठहाके लग रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, एक दूसरे की चुटकी ले रहे हैं। एंजॉयमेंट ये है, स्वस्थ मनोरंजन, कि आपको हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर अपने कमरे में गए और आप पढ़ने लगे। लेकिन अगर मनोरंजन के नाम पर आप दिग्भ्रमित हो रहे हो कि भाई मनोरंजन के नाम पर तो आज मुझे जाना है फला नेता के साथ अपना ये समय पास करना है, तो ये तो आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपकी पढ़ाई अपनी बाधित न होने पाए, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें जो है वो युवा एक मैच्योर हो चुका है ना, ऐसा नहीं है कि बच्चा है। अब वो अगर यूनिवर्सिटी में आ गया है, कैंपस में है, चाहे वो हॉस्टल में है, चाहे पीजी में है, कहीं पर भी है, उसको देखना है कि हम कैसा मनोरंजन चाहते हैं। और यूनिवर्सिटी डेज को तो अपने दोस्तों के साथ आदमी एंजॉय करता है कि हमारे साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ हमने एंजॉय किया। क्या आज पॉकेट में बहुत पैसे नहीं है, चलो अच्छा चंदा लगा के हम लोग समोसा खाएंगे। तो हम लोगों के समय में तो इस तरह का भी होता था एंजॉयमेंट कि भाई सबके पास पैसे नहीं है, चलो अच्छा इनके पास इतने हो गए, अच्छा ले आओ हम लोग समोसा मंगाते हैं, सब खाएंगे। तो ये एंजॉयमेंट एक है। और दूसरा एंजॉयमेंट की चलो भाई उधर वाले गेट पर और वहां पर हम लोग ये करेंगे। तो अभी हमने बहुत सारे, जब आकाशवाणी में नौकरी कर रही थी तो वहां पर एक ऐसी दुकान भी मैंने देखी जिस पर स्कूल के बच्चे आकर बहुत भीड़ लगाते थे। कुछ छोटे बच्चों को मैंने सिगरेट पीते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, बाद में बहुत कुछ पता चला। मैं आश्चर्य करता हूँ मैम, क्योंकि मैं भी लगभग पिछले 10-11 सालों से स्कूल के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। और स्कूल के बच्चे जो 7th में हैं, 8 में हैं, मुझे लगता है गार्जियन को इसकी तरफ बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वो सिगरेट पी रहे हैं, कई कई जगहों तो हमें ये भी देखने को मिला, जो मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, कि वो बहुत अपने से सीनियर लगभग दोगुने एज में ना, मान लीजिए कि अगर 15 से 12 साल 14 साल का लड़की या लड़का है तो वो 30 साल 35 साल या 40 साल के लोगों के संपर्क में है, फिजिकली संपर्क में है, और वो हीरोइन जैसे या फिर चरस जैसे जो बहुत घातक नशा है वो उन सब चक्कर में आ गए हैं। हाँ, यही सब चीजें हैं ना कि गार्जियंस को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा पढ़ क्या रहा है। जैसे विचारधारा की बात आपने की, अब विश्वविद्यालयों के भीतर लेफ्ट और राइट तमाम तरह की विचारधाराएं, ठीक है, विचारधाराएं सब अच्छी होती हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है कि एक प्रतिरोध का स्वर भी हो। वो आजकल की तरह नहीं कि सारे जो प्रतिरोध के स्वर हैं वो एक ही विचारधारा में डुबकी लगाने चले हैं। तो विचारधाराओं का होना भी जरूरी है, लेकिन ऐसी कोई विचारधारा ना आपके बच्चे के भीतर ट्रांसप्लांट कर दी जाए जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए घातक हो जाए। पहले, बहुत पहले आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अगर हिंदुओं पर शासन करना होता था या उन्हें युद्ध में पराजित करना होता था तो जो शत्रु थे वो गायों को आगे कर देते थे। हाँ, हिंदू सैनिक जो है वो अपना हाथ रोक लेता था, गायों का वध वो नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो हार जाता था। कहीं आपके बच्चे को आप ही के खिलाफ कोई टूल तो नहीं बनाया जा रहा है विचारधारा के नाम पर। आपको यानी माता पिता को ये सचेत होने की आवश्यकता है कि विचारधारा के नाम पर आपके बच्चे को कहीं बरगला कर आप ही के विरुद्ध, आप ही की संस्कृति और धर्म के विरुद्ध तो नहीं खड़ा किया जा रहा है। ये भी देखें। बतौर छात्र तो मैं मानता हूँ कि ये किया जा रहा है। आपने कहा शायद, मैं कंफर्म करता हूँ कि अभी किया जा रहा है कि बच्चों को हथियार बना करके, खास करके जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, माता पिता बहुत मानसिक रूप से बहुत बौद्धिक हैं, बहुत समृद्ध हैं हर दृष्टिकोण से, लेकिन वो अपने बच्चों से ही हार जाते हैं। हाँ, तमाम तरह की चीजों में। जैसे आपने इस उपन्यास के एक जो पात्र हैं ठाकुर राम यादव, उनके बच्चे की कथा उठाई है ना, तो वो उस कथा उसमें देखता हूँ कि जब उनकी बच्ची लव जिहाद का शिकार होती है ना, तो वो किस तरह से सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चों ने ही मेरी हत्या कर दी है ना, और फिर वो संयोग से बच जाते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे गार्जियन के साथ भारत में या फिर हो रहे हैं। हाँ,
अब देखिए ये पीढ़ियों का गैप है। आप जिसे स्वतंत्रता कहते हैं, आप जिसे अपना अधिकार कहते हैं, वो पिछली पीढ़ी के लिए अपने मरने जीने का प्रश्न हो सकता है। कोई एक लड़की ये कह सकती है कि मैं अमुक के साथ जा रही हूँ, लेकिन वहां पर ये ठहर कर सोचने वाली बात है कि 20 वर्ष तक जिस माता पिता ने आपको पाला पोसा है, क्या वो घर धर्मशाला था कि चाहे जब मन तब आप कुछ और निर्णय लेकर निकल दीजिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उस माता पिता के प्रति जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया, यूनिवर्सिटी के गेट तक। बिल्कुल। आपको उसके भावना का भी तो ख्याल रखना है। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। और यही कारण है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके माता पिता जो है वृद्धाश्रम में हैं, हाँ। है ना। इन्हीं संस्कारों का क्षरण और उसका परिणाम है कि अभी हाल ही में एक कहानी घटना सुनने को मिली कि माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे थे, माता की मृत्यु हो गई। जब पिता और घर वाले वृद्धाश्रम वालों ने बच्चों को सूचित किया, 4 बच्चे, चारों बेटों को सूचित किया, तो उन लोगों ने कहा कि अभी डेड बॉडी रखवा दो क्योंकि विवाह पड़ा है घर में, अपशकुन होगा। तो जहाँ संवेदनाएं इतनी मर गई हैं, वहां हम सब लोगों को बहुत सचेत होने की आवश्यकता है कि हम कहाँ चूक रहे हैं संस्कार देने में। और मुझे लगता है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 21वीं सदी हमारे संवेदना मानसिकता से आगे बढ़ के हमारी संवेदनाओं के साथ खेल रहा है। तो सदी वदी का कोई वो नहीं है दोष। ये दोष हमारा है, पूरी तरह से हमारा दोष है, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे संतान के रूप में। सदी तो अपने आप, समय तो चल रहा है, समय हमेशा से चलता रहा है। समय के भीतर ये सारे उतार चढ़ाव होते रहे। हम लोग इस समय उथल पुथल और उतार चढ़ाव वाले दौर से गुजर रहे हैं, उसको हम लोगों को स्थिर करने की आवश्यकता है, इसको और आंधी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आप सबको बताऊं कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको, जैसे आदिवासी विमर्श को लेकर के भी है, आदिवासी में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की सीमा है। एक अंतिम प्रश्न के साथ इस बातचीत को खत्म करना चाहता हूं, वो ये है कि इस उपन्यास को संपूर्ण भारत की जो समस्याएं हैं वर्तमान में, जो समकालीन समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसका एक आईना के रूप में हम देख सकते हैं क्या? आप एक बतौर लेखक आप क्या कहना चाहेंगे? बतौर लेखक हमने आईना ही दिखाया है सबको। और आप तो खुद अनुभवी होंगे, आप छात्र भी हैं, तो आपको पता होगा कि किस किस तरह की चीजें चलती हैं। तो आईना तो है, आईना ही मैंने बनाया है, क्योंकि हमने बहुत सारे छात्रों को देखा है कि JRF क्वालिफाइड हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उनके पास EWS कैटेगरी भी है तो भी नहीं मिल रहा है, वो और कैटेगरी के हैं तो भी नहीं मिल रहा है, परेशान है। मेरे अपने संज्ञान में कई ऐसे विद्यार्थी रहे, जिसका जिक्र हुआ है यहाँ पर। जो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रयास करके हार गए, उनके अपने परिचित प्रोफेसर नहीं है। इसलिए हम लोगों के समय में क्या होता था, हम खुद ही जाके बोल देते थे सर के अंडर में हमको PhD करनी है। तब इतना एंट्रेंस और स्क्रीनिंग और ये और वो नहीं होता था। हो सकता है कि हम लोगों की संख्या कम रहती रही होगी उस समय पढ़े लिखे लोगों की, तो इसलिए भी। लेकिन हम लोगों को इतने स्टेप नहीं पार करने पड़े। आज के युवाओं को, आज के छात्रों को तमाम तरह के स्टेप पार करने पड़ रहे हैं, उसमें तमाम तरह के करप्शंस भी। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि किस तरह से एक काकस बनता है और एक ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है, जो सब कुछ क्वालिफाइड भी है, लेकिन उसका अपना वहां पर कोई फेवर करने वाला नहीं है, इसलिए वो किक आउट हो जाता है। तो इस तरह के बच्चों को, या जो बच्चे कर रहे हैं PhD, उनकी अपनी जो जो समस्याएं सामने आती हैं, जिस तरह से वो बहुत कुछ बोल नहीं सकते वहां पर अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि नुकसान होने का डर है। वो डरते हैं कि कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि अमुक गुरुजी ही तो वहां बोर्ड में रहेंगे और हमारा नंबर कम हो जाए, हम पीछे हो जाएं। तो ये पिछड़ न जाए वाले भाव के साथ हमारे बच्चे तमाम तरह के शोषण भी बर्दाश्त करते हैं। और इसी को लेकर शायद आपने कई जगह इस उपन्यास में ये भी प्रश्न उठाया है कि
और जो अभी के बच्चे हैं वो एक गहरी चुप्पी साध लिए हैं, जिनके अंदर विद्रोह की चेतना चाहे विरोध की चेतना जो है लगभग समाप्त हो गई है। समाप्त हो गई है। विरोध करना अब उन्होंने समाप्त कर दिया है, इसलिए कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बात विरोध करूं या मैं कोई बात एक्सपोज कर दूं तो मेरा नुकसान हो जाए। तो अपने नुकसान हो जाने के डर के कारण बहुत सारे छात्र कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन होता बहुत कुछ है। आप सब जान रहे होंगे, सारे छात्र हैं वो समझ रहे हैं, जानते हैं। बहुत सारे छात्र हमसे बातचीत भी करते हैं, तो चाहे यहाँ के हों, DU के हों, JNU के हों या और कहीं किसी यूनिवर्सिटी के हों। तो पर्टिकुलर BHU की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका शोषण तो होता है। हमने भी कई जगह देखा है कि जिस तरह से बच्चे समर्पित भाव से अपने गुरुजनों के प्रति लगे रहते हैं और गुरुजन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, दोनों को देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि युवा जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस तरह से दबा दी जा रही है। मैम मैं थोड़ा सा इसी बात में जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरा भी हूँ। कई बार लगता है कि जब आप पूरी तन्मयता से पूरी समर्पण के साथ अपने गुरु के साथ लगे रहते हैं, है ना, और जो भी कह लीजिए उनके साथ ज्ञान की बात हो या सेवा की बात हो, हर जगह आप खड़े रहते हैं। जब आपको जरूरत पड़ता है तो वैसे लोग जो है किनारा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को लगता है कि ये जो पिछले 5-7 साल का जो समय रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे छला गया है, और शायद यही कारण है कि वो जो प्रश्न आया था कि कुंठा के शिकार हो रहे हैं। तो यही बात है, अगर उनके साथ कोई खड़ा हो जाए, है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोफेसर्स की इतनी पहुंच रहती है, इतने लोगों से परिचय रहता है कि लगभग वो कहीं ना कहीं प्राइवेट नहीं तो सरकारी में भी, कहीं सरकारी नहीं तो प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं करवा सकता है। हाँ, लेकिन जब ये नहीं होता है तो फिर वो बच्चे, खैर बातचीत बहुत लंबी हो चुकी है और इस उपन्यास में बहुत ऐसे विषय हैं, चाहे आप मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, चाहे दक्षिण भारत से उत्तर भारत का संबंध को लेकर के हो, वर्तमान सरकार की राष्ट्रवादी नीति हो, लव जिहाद का मामला हो, आदिवासी कन्वर्जन का मामला हो, दक्षिण पंथ और जो है वामपंथ की बात हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के बीच में, भारतीय शोध छात्रों के बीच में जिस तरह की बातें चल सकती है या जिस तरह की बातें हो सकती है अभी या फिर हो रही होगी, उन सभी बातों पे, उन सभी चीजों पे इसमें प्रकाश डाला गया है। तो कम से कम शोध छात्रों को तो ये पढ़ना ही चाहिए, खास करके वो शोध छात्र जो थोड़े से अपडेटेड नहीं है, उन्हें तो अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए कि समकालीन समस्याओं से वो अपडेट हो जाएंगे। और उस तरफ इसकी उपलब्धि मुझे एक बात और लगती है मैम कि इस उपन्यास ने बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसकी तरफ हमें देखने का नया नजरिया दिया है कि हम इस दृष्टिकोण से भी इस चीज को देख सकते हैं, या फिर ये जो चुनौती है भारत की, ये विश्वविद्यालय की चुनौती है, ये तो विमर्श में के केंद्र में है ही नहीं, ये चर्चा के केंद्र में है ही नहीं, ये बहुत, लेकिन मुख्य चुनौतियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो मैं हमें लगता है कि छात्रों को लेकर एक मन में मेरे बहुत कोमल भाव रहता है, रहेगा भी। इसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग विरोध में भी, प्रतिरोध में भी खड़े हो जाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद यदि कुछ ऐसे लोग हैं वो अपने में सुधार ले आएंगे या उन्हें कहीं कोई बात कचोट जाए तो वही इस उपन्यास की सफलता होगी। हम लोगों ने बात किया, अंत में बस 1 मिनट का समय लूंगा, वो है रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे प्रकाशक जो है उनके तरफ से था कि कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस अवश्य होना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि आपके बहुत सारे उपन्यास हैं, चाहे बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसपे बातचीत काफी होनी चाहिए थी, जो प्रमुख रचना है, लेकिन संभवतः उतनी बातचीत नहीं, उतना हाईलाइट नहीं हुआ, वो आना चाहिए लोगों में? कौन सी ऐसी रचना है आपके दृष्टिकोण से? कोई एक बताना है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सारे लेखकों के साथ, आप पुराने लेखकों को उठा लीजिए, देख लीजिए कि उनकी सारी रचनाएं चर्चित नहीं हो पाएंगी। तो कोई भी रचनाकार किसी अपनी 2-4 कृतियों के कारण जाना जाता है,
वही मेरे साथ भी होगा। नहीं, एक कोई रचना जो आप बताना चाहें कि बच्चों को ये जरूर पढ़ना चाहिए जिसपे कम बातचीत हुई है। वैसे बहुत सारी रचनाएं चर्चित है, विश्वविद्यालयों में लगी हुई है, तो वो तो सब जानता है, लेकिन एक कोई रचना जो लोग कम जानते हैं और वो प्रमुख रचना है आपके दृष्टिकोण से? एक मेरी रचना है तत्वबोध विवेचनी। तत्वबोध नाम से 2 पेज का संस्कृत में आदि शंकराचार्य ने अपना एक दर्शन दिया था और उसकी व्याख्या हिंदी में अभी तक उपलब्ध नहीं थी। 2500 वर्ष हो गए। तो शंकराचार्य जी ने, जो वर्तमान शंकराचार्य जी थे, अभी वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो उनके कहने पर मैंने उस 2 पेज के आदि शंकराचार्य कृत जो तत्वबोध था, उसका मैंने हिंदी भाष्य पुस्तक के रूप में लिखा। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि 2500 वर्षों में पहली बार वो लिखा गया। जी। एक दूसरा प्रश्न ये है कि इस उपन्यास का वो पात्र जो सबसे सशक्त और सबसे प्रिय आपको लगता है? राइडिंग द टाइगर का? हाँ। निसंदेह गुमी सांडिल। हाँ। गुमी कृष्ण सांडिल, मुझे लग रहा था। एक है कि लेकिन उसके अलावा मुझे भावेश के साथ बहुत सहानुभूति है। भावेश के साथ? भावेश उपन्यास के अंत में आता है लगभग, लेकिन भावेश पूरी तरह से अपनी ओर सबको खींच लेता है। एक कोई कार्य जो अगर आपको विद्यार्थियों या शोधार्थियों के लिए करना पड़े, तो एक कोई कार्य सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? उनके लिए हमें लगता है कि सबसे पहला काम, अगर मेरे हाथ में अधिकार आ जाए, तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि उनके भविष्य को हम सुनिश्चित करें, उसके बाद फिर कोई और बात हो। एक अंतिम प्रश्न आज के लिए, कि इस उपन्यास का कोई एक पात्र जिसे विद्यार्थी अपना रोल मॉडल बनाना चाहे, जिसको फॉलो करना चाहे, वो कौन हो सकता है आपके? प्रोफेसर में या स्टूडेंट में? प्रोफेसर में। स्टूडेंट में प्रोफेसर के.एम. लाल है ना, के.एम. लाल, जो बच्चों के लिए फ्रिज में आम ले आके रख जाते हैं। चाय की दुकान पर, मनई की दुकान पर अगर बच्चे हैं वहां पर, तो समोसा और चाय भी खिलाते हैं बच्चों को। तो उस तरह के प्रोफेसर मेरे आइडियल हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने डॉक्टर नीरजा माधव मैम से राइडिंग द टाइगर, एक शोध छात्र की डायरी, इस उपन्यास पे काफी विस्तृत चर्चा की है। अगर दोबारा कभी मौका मिले तो हम किसी अन्य रचनाओं पे बातचीत करेंगे, लेकिन आज की बातचीत बहुत ही बेहतर हुई। मैम, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आर्यपुत्र दीपक, कि तुम्हारे माध्यम से तमाम छात्रों का प्रतिनिधित्व मैं महसूस कर पा रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।